जान, तुमने अपनी बात पूरी नहीं की थी, आकाशवाणी से गुस्सा होने का नाटक करते हुए बोला। वाणी सोचते हुए आप बात की बात कर रहे हैं। जिसे सुन आकाश झट से वाणी को अपने करीब खींचता है और अपनी कर्कश आवाज में वाणी के कान में बोलता है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं? आकाश की गर्म सांसें कान में पड़ते ही वाणी सिहर उठी। वाणी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वाणी अपने मन में बोली, और यार अब मैं क्या करूं? वाणी को खोया देख आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकाश अपनी मुस्कान छुपाकर बोला, जान क्या सोच रही हो? तुम मुझसे बच नहीं सकती। आकाश की बात सुन वाणी बोली, आप पहले तो मुझे छोड़िए और ये बताइए कि आपका कितनी लड़कियों से चक्कर चलता था। इतना बोलकर वाणी आकाश की एक टक देखने लगती है। वही आकाश के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो चुके थे। वो वाणी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वाणी बोली, आप इतने हैंडसम हैं कि कोई भी लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी, तो मुझे तो पता करना ही पड़ेगा ना कि आखिर कितनी चुड़ैलों की मेरे हैंडसम पति पर नजर है। वाणी की बातें सुनकर आकाश को हंसी आ गई। आकाश को हंसते देख वाणी अपनी भौहें चढ़ाकर बोलती है, अरे मैं यहाँ इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और आपको हंसी आ रही है। जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करी। इतना बोलकर वाणी आकाश को अपने ऊपर से हटाने लगती है। तभी आकाश मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो मेरी छोटी सी जान को जेलसी हो रही है? वाणी अपना मुंह बनाकर बोली, नहीं हमें कोई जेलसी नहीं हो रही। इतना बोल आकाश को खुद से दूर धक्का देकर अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। वहीं आकाश को हंसी आ रही थी। आकाश कुछ देर तक वाणी को देखता है। वहीं वाणी अपने मन में बड़बड़ाकर बोली, खड़ूस डेविल कहीं के, एक बार मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की, अब तो मैं इनसे बात ही नहीं करूंगी। वही आकाश वाणी को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अपने मन में बोला, जान अब तुम्हें कैसे बताएं अपना हाले दिल। उसके बाद वो वाणी के करीब गया और उसे पीछे से बैक हग करके सो गया। वाणी खुद को आकाश से छुड़ाने के लिए कसमसाती है, लेकिन आकाश उसे नहीं छोड़ता। आखिर में हार मानकर वाणी रुक जाती है और सो जाती है। वाणी को रुकते देख आकाश मुस्कुरा दिया और उसे और जोर से हग करके सो गया। अगली सुबह वाणी, रूही और साक्षी तीनों किचन में थी और सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी काम करते हुए वाणी रूही से बोली, रूहू मीरा कहाँ गई? सुबह से दिख नहीं रही। जिस पर रूही एप्पल खाते हुए बोली, मुझे क्या पता, शायद सो रही होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। वहीं हॉल में आकाश, अमन और आदि तीनों बैठे थे। तीनों किसी डील को लेकर बात कर रहे थे। तभी सोम उनके पास आया, जो बेहद डरावना लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी, जिसे देखकर लग रहा था वो पूरी रात नहीं सोया। सोम को देखकर अमन मजाकिया अंदाज में बोला, और मजनू भाई क्या हुआ? ये अच्छे खासे मुंह को सड़ा सा क्यों बना रखा है? अमन की बात सुन आदि सोम को गौर से देखते हुए बोला, सोम एवरीथिंग इज फाइन। जिस पर सोम अपना सर हाँ में हिलाकर बोला, हूँ। इतना बोलकर सोम भी वहीं सोफे पर बैठ गया। उसका लटका मुंह देखकर अमन बोला, लगता है कल रात किसी ने बेचारे का दिल तोड़ दिया। सोम अमन को घूर कर देखते हुए बोला, शट अप। जिसे सुन अमन का मुंह बन गया। वहीं आदि हंसने लगा। आकाश के चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। तभी अमन किचन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, भाभी, और कितना टाइम लगेगा? जिसके आगे आदि बोला, पेट में चूहे बिल्ली कबड्डी खेल रहे हैं। जिस पर रूही किचन से चिल्लाकर बोली, तो तुम भी उनके साथ कुछ देर खेल लो। जिसे सुन सोम की हंसी निकल गई। वहीं किचन में वाणी, रूही और मीरा तीनों अपने काम में लगी ही थी कि तभी वाणी का फोन बजने लगा। अपने फोन की आवाज सुन के वाणी अपना काम छोड़ फोन उठाती है।
वानी जैसे ही फोन की स्क्रीन का नंबर देखती है उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जिसे रूही और साक्षी देख लेती है। तभी रूही परेशान होकर साक्षी से किसका कॉल है, जिस पर साक्षी अपने कंधे उचकाकर बोली मुझे क्या पता। फिर दोनों साथ में वानी की तरफ देखती है जो सीरियस होकर कॉल में बात कर रही थी। तभी फोन के दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, हम मुंबई पहुंच चुके हैं। जिसे सुन वानी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। तभी वानी बोली और मैंने जो काम कहा था वो हुआ। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, हमने पता कर लिया है और मुंबई में है और एक होटल में छुप कर रह रही है। अब आगे हमें क्या करना है? जिस पर वानी बोली फिलहाल नजर रखो उस पर, बाकी का मैं बाद में बताऊंगी। वानी कॉल काटकर खुद से बोली बस आज और सुकून से जी लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा सुकून और चैन सब तुमसे छिनने वाला है। मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि दोबारा किसी और के पति पर बुरी नज़र डालने के बारे में सोचकर ही तुम्हारी रूह कांप जाएगी। साक्षी और रूही दोनों वानी को देख रही थी। जब रूही से रहा नहीं गया तो वो वानी से बोली वानू किसका कॉल था? जिस पर वानी शातिर मुस्कान के साथ बोली वो आ चुके हैं और आज रात को हमें अपने काम को अंजाम देने जाना है। वानी की बात सुन दोनों भी शैतानों की तरह मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों कुछ खतरनाक करने वाली हो। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से होटल के आलीशान कमरे के बेड पर एक लड़की सफ़ेद चादर में लिपटी सो रही थी। वहीं उसके बगल में एक आदमी लेटा था। ये रूपाली थी। उसने इस समय कुछ भी नहीं पहना था। तभी रूपाली के बगल में सो रहे आदमी की नींद खुलती है और वो अपने बगल में सो रही रूपाली को देखता है, जिसे देख इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वहीं रूपाली जिसके शरीर में कई जगह लव बाइट के निशान दिख रहे थे। तभी रूपाली करवट लेती है जिससे उसका खुला सीना उस आदमी के सामने आ जाता है जिसे वो लालच भरी नज़रों से देख रहा था। तभी रूपाली की भी नींद खुल जाती है। वो अपने सामने एक बैठे आदमी को देखती है जो उससे करीब 12 साल बड़ा था। वो लालच भाई नज़रों से रूपाली को देख रहा था। जब रूपाली उसकी नज़रों का पीछा करती है तो देखती है वो उसके खूबसूरत बदन को देख रहा था, जिसे देख रूपाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी रूपाली के सामने बैठा आदमी मुस्कुराते हुए रूपाली के बदन पर हाथ फेरते हुए बोला, बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल एंड सेक्सी। इतना बोलकर वो आदमी रुक गया, जिस पर रूपाली मुस्कुराकर बैठ गई और खुद की ब्लैंकेट के कवर करने लगी। जिसे ऐसा करते देख वो रूपाली का हाथ पकड़ लेता है और उससे चादर की दूर करते हुए कहता है, ये सुंदरता छुपाने के लिए नहीं होती बेबी, हम मर्दों का दिल खुश करने के लिए होती है। जिसे सुन रूपाली बोली, मिस्टर मेहता, आपको क्या लगता है अगर आपकी सो कॉल्ड बीवी को इस बारे के पता चलेगा तो वो क्या करेगी? जिसे सुन मिस्टर मेहता रूपाली के करीब आया और उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए बोला, पहली बात तुम मुझे बेबी बोलो और दूसरी बात उसे कभी इस बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिस पर रूपाली कराहते हुए बोली, और अगर मैं उसे बता दूं तो? जिसे सुन मेहता रूपाली को बिस्तर पर लिटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगी। इतना बोलकर रूपाली के गले में अपनी सर घुसकर उसे किस करने और उसके पूरे शरीर में हाथ फिराने लगा, जिससे रूपाली सिहर उठी। रूपाली कुछ बोलती उससे पहले मिस्टर मेहता बोला, बेबी अब फालतू की बातें छोड़कर काम पर आते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पिछले 3 दिनों से रह रहे हैं। इतना बोलकर वो रूपाली के अंदर इंटा होता है और उसे बेदर्दी के साथ चूमने लगता है। वहीं रूपाली की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। रूपाली के दोनों हाथ उस आदमी की पीठ पर चल रहे थे। तभी रूपाली अपने मन में बोली, हूँ बेवकूफ़ आदमी,
इसे लगता है ये जो कर रहा है वो सब इसकी मर्जी से हो रहा है, लेकिन इसे क्या पता कि ये सिर्फ मेरी ज़रूरत पूरी करने का एक जर्रा है जिसे मैं समय आने पर इस्तेमाल करूंगी। इतना सोचकर रूपाली अपने सामने वाले आदमी से बोली, आह बेबी। रूपाली की आवाज़ सुन वो और एक्साइटेड हो गया और रूपाली को और जोर से प्यार करने लगा। पूरे कमरे में सिर्फ उन दोनों की ही आवाज़ गूंज रही थी। वही इस बात से अनजान रूपाली की उसके साथ आगे क्या होने वाला था। दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन में सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी अमन बोला, भाभी आपकी एक और दोस्त नहीं दिख रही, कहाँ गई वो? जिस पर वानी बोली, हमें पता नहीं, वो कल रात से ही हमें नहीं दिखी। जिस पर सोम धीमी आवाज में बोला, वो कल रात को ही यहाँ से चली गई थी। जिसे सुन रूही हैरान होकर बोली, क्या और कब? उसने जाने से पहले एक बार भी मुझे नहीं बताया। तभी वानी बोली, और सोम भैया आपने उसे अकेले इतनी रात को जाने दिया? आपको पता है रात में अकेली लड़की का बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता था। वानी की बात पर सोम बोला, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए मैंने ड्राइवर को उन्हें उनके घर तक छोड़ने को बोल दिया था। जिसे सुन वो शांत हुई। तभी रूही सोचते हुए बोली, लेकिन उसे अचानक से क्या हुआ कि वो रात के यहाँ से चली गई? भैया क्या उसने आपको कुछ बताया? रूही से सोम की तरफ देखकर बोली थी। जिसपे सोम शांत रहा। सोम को शांत देख अमन बीच में बोला, अरे भाई अब जाने भी दो, वो सेफली घर पहुंच गई है और होगा कोई जरूर काम। अमन की बात सबको सही लगती है। उसके बाद सब साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के चारों लड़के ऑफिस के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से वानी और साक्षी आकाश और अमन का बैग लाकर उन्हें देती है। तभी वानी आकाश से बोली, वो हमें कुछ सामान लेना था तो कि हम लोग शॉपिंग पर चले जाए। जिस पर आकाश बिना कुछ बोले वानी को अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर दे देता है और उसके माथे पर किस करके बोलता है, आराम से जाना और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। आकाश का उसे सबके सामने किस करने से वानी शर्मा जाती है। उसके गाल लाल हो चुके थे। वहीं साक्षी अमन की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोली, मुझे भी शॉपिंग करनी है। जिस पर अमन अपनी छोटी आंखें करके साक्षी को देखता है और कहता है, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने शॉपिंग की थी। जिस पर साक्षी बोली की थी, लेकिन अब मुझे दोबारा से शॉपिंग करनी है, तुम अपना कार्ड दे रहे हो या नहीं? इतना बोलकर साक्षी अमन को घूर कर देखती है, जिससे डरकर अमन अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर साक्षी को दे देता है। साक्षी क्रेडिट कार्ड को देखकर खुश हो जाती है। वो अमन के गाल पर किस करके बोलती है, लव यू सो मच प्यारे पति देव। साक्षी के ऐसा करने से अमन शर्मा जाता है। वहीं ये देख रूही को मस्ती सूझी। रूही अपनी आंखों में चमक लिए चुपके आदि के पास गई और जल्दी से उसकी पॉकेट में हाथ डालकर उसका पर्स निकाल लिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि आदि को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वही सब रूही को अपनी आंखें फाड़कर देख रहे थे। तभी आदि रूही से अपना पर्स छीनने की कोशिश करते हुए चिल्ला के बोला, ये कैसी बेहुदा हरकत है? चुपचाप मेरा वॉलेट मुझे वापस करो। जिस पर रूही जल्दी से वॉलेट से आदि का क्रेडिट कार्ड निकालकर उसे आदि को वापस दे देती है और अपने हाथ में पकड़े कार्ड को बड़ी मुस्कान लिए हिलाने लगती है। तभी आदि झल्लाते हुए बोला, तुम? इससे आधे आदि कुछ बोलता, बीच में रूही उसकी बात काटकर बोली, हाँ मैं तुम्हारी होने वाली बीवी, सो मेरे होने वाले पति देव, मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं अपने पति की कमाई उड़ाऊं। जिसे सुन आदि आग बबूला हो रहा था। वो बोला, अभी हमारी शादी हुई नहीं है समझी, और चुपचाप मेरा वॉलेट मुझे वापस करो वरना। जिस पर रूही मुस्कुराकर बोली, अब तो ये आपको शॉपिंग के बाद ही वापस मिलेगा, और अगर आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो घर वालों को फ़ोन लगाकर हमारी शादी के लिए मना कर दो। जिसे सुन आदि सोच में पड़ गया।
वहीं रूही मन ही मन खुश जोड़ा थी कि आदि पक्का इस शादी के लिए मना कर देगा। तो क्या होने वाला है आगे की कहानी में? वानी को किसका कॉल आया था? क्या करेगी वानी रूपाली के साथ? अब आदि का क्या फैसला होगा? क्या वो रूही की बात मानकर शादी के लिए मना करेगा? और ये चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो उसे लाइक कमेंट और शेयर करें। और अपना प्यारा सा राइवू ज़रूर दे। सब लोग कमेंट में बताएं कि रूपाली को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। और क्या आदि रूही की बात मानेगा? ऑडियो बाय साकिर JX07। जिसे सुन आदि आग बबूला हो रहा था वो बोला अभी हमारी शादी हुई नहीं है समझी, और चुपचाप मेरा वॉलेट मुझे वापस करो वरना। जिस पर रूही मुस्कुराकर बोली अब तो ये आपको शॉपिंग के बाद ही वापस मिलेगा। और अगर आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो घर वालों को फ़ोन लगाकर हमारी शादी के लिए मना कर दो। जिसे सुन आदि सोच में पड़ गया। वहीं रूही मन ही मन खुश जोड़ा थी कि आदि पक्का इस शादी के लिए मना कर देगा। रूही अभी खुश हो ही रही थी कि तभी आदि अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला ठीक है तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना। वहीं आदि की बात सुनते ही रूही की आंखें बड़ी हो गई और वो आदि को देखने लगी। तभी आदि मुस्कुराते हुए अपने मन में बोला ठीक है बेबी मैं भी देखता हूँ तुम क्या करती हो हमारी शादी तुड़वाने के लिए। आखिर में हार तो तुम्हें ही माननी पड़ेगी। वहीं रूही गुस्से में आदि को देख रही थी वो अपने मन में बोली मैंने सोचा नहीं था कि घूंचू इसके लिए मान जाएगा। खैर कोई बात नहीं अभी बहुत मौके हैं मेरे पास ये नहीं तो दूसरा सही। वहीं आदि जो रूही के लिए बदलते एक्सप्रेशन देख रहा था बोला तुम कहे कुछ भी कर लो लेकिन मुझसे नहीं जीत पाओगी इतना बोल आदि रूही को देखकर मुस्कुरा दिया। तभी अमन बोला अगर अब आपकी बातें हो तो हम ऑफिस चले। जिस पर आदि अमन का कंधा पकड़ उसे अपने साथ बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला ओक ब्रो और जाते हुए रूही को आंख मारकर चला गया। जिसे देख रूही की आंखें फेल गई वहीं वानी और साक्षी ये सब देखकर मुस्कुराने लगी। तभी अमन चलकर वानी के पास आया और उसके माथे पर किस करके ऑफिस के लिए निकल गया। सबके जाने के बाद वानी ने गहरी सांस ली और शातिर मुस्कान के साथ बोली गर्ल्स। वानी के इतना बोलते ही दोनों मुस्कुरा दी तभी रूही अपने हाथ को फोल्ड करते हुए बोली अब आएगा खेल में असली मजा। उसके कुछ देर बाद तीनों तैयार होकर बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी कॉर्पोरेशन में पूरे ऑफिस में भगदड़ में हुई थी क्योंकि एक हफ्ते बाद आकाश ऑफिस आ रहा था। सब भागकर अपना अपना काम कर रहे थे जिनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तभी ब्लैक 3 पीस शूट पहने आकाश ऑफिस में एंटर होता है जिसे देखते ही सब एकदम रुक गए। आकाश के आने से पूरे ऑफिस में सर्द लहर दौड़ गई। वहीं आकाश के पीछे अमन आदि और सोम थे। सोम अपने हाथ में आकाश का बैग पकड़े था। जैसे ही चारों लड़के ऑफिस में एंटर हुए सभी की नज़र उन पर चली गई। लड़कियों की तो सांसें ही रुक गई थी 4 हैंडसम लड़कों को अपने सामने देखकर। चारों ही मॉडल की तरह सुंदर थे जिन्हें देख लड़कियां आने भर रही थी। वहीं आकाश और बाकी सब उन सब को इग्नोर करके सीधा अपने अपने सेबन की तरफ चले गए। आकाश का सेबन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था जहां सिर्फ 3 लोग ही जा सकते थे। वहीं अमन और आदि का सेबन उसके नीचे सेकंड फ्लोर पर था। आकाश को देखकर सब उसे झुककर ग्रीट करते हैं। वहीं आकाश अपने कोल्ड ऑरा के साथ सबको इग्नोर कर सीधा अपनी पर्सनल लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। आकाश के जाते ही सब ने चैन की सांस ली। वहीं समर बाकी सब भी आकाश के पीछे चले गए। जाते हुए आदि रुका और बोला दुबई वाले प्रोजेक्ट की फाइल लेकर अभी मेरे सेबन में आओ। जिसे सुन पास में खड़ी लड़की अपना सर हाँ में हिलाती है।
आदि के जाने के वो लड़की मुस्कुराने लगी। तभी उसके पास उसकी कलीग आकर उसे छेड़ते हुए बोली, ओह वो खुशी जी की बात है। आते ही आदित्य सर को सबसे पहले आपकी याद आई, जिस पर खुशी अपनी कलीग से अपनी खुशी छुपाते हुए बोली, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो से मुझे सिर्फ काम से बुला रहे हैं। लेकिन उसके मन में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। फिर वो उसे इग्नोर कर अपनी फाइल देखने लगी। वहीं आकाश के केबिन में आकाश गुस्से में बैठा था, जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वही उसके सामने आदि, अमन और सोम खड़े थे, जो आकाश के बदले बिहेवियर से डर रहे थे, क्योंकि सुबह तक तो आकाश बिल्कुल नॉर्मल था। फिर अचानक से ऑफिस आने के बाद ऐसा क्या हुआ? तभी आदि हिम्मत करके पूछता है, आकाश क्या हुआ, तू इतना गुस्सा? इससे आगे आदि कुछ बोल पाता, आकाश उसके सामने एक फाइल फेंकता है, जिससे उस फाइल में रखे सारे कागज ऑफिस में फैल जाते हैं। वहीं उसके साथ एक वाइट कलर का लिफाफा भी था, जिसे आदि हैरानी और कंफ्यूजन के भाव से रहा था। वहीं अमन और सोम झुककर फाइल के पेज उठाने लगते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। वहीं आदि सफ़ेद लिफाफे को उठाता है। आदि उसे एक नज़र देखकर आकाश को देखता है, जो गुस्से से बौखलाया हुआ था। तभी आदि उस लिफाफे को खोलता है, जिसे खोलते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें आकाश और रूपाली की फोटोज थी, जो रिसेप्शन पार्टी के दिन किसी ने छुपकर खींची थी, जिसमें आकाश और रूपाली काफी क्लोज थे, जो शायद किसी ने आकाश को फंसाने के लिए किया था। एक एक कर सारी फोटोज देख रहा था। तभी अमन और सोम भी उसके हाथ से फोटो लेकर देखने लगते हैं, जिसे देखते ही उसकी आंखें खुली रह गई थी। उसके बाद तीनों एक साथ आकाश को देखते हैं, जिसे देख तीनों समझ गए थे कि आखिर आकाश इतना गुस्सा क्यों था। तभी आकाश की गुस्से भरी आवाज आई, पता करो ये किसका काम है। सोम, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आकाश की बात सुनकर सोम डर गया और ऑक्सर बोलकर फौरन उसके सेबन से बाहर निकल गया। वहीं आदि और अमन जाकर आकाश के सामने वाली चेयर पर बैठ गए। आकाश कितने गुस्से में देख दोनों को डर लग रहा था। वहीं आकाश को देखकर समझ पाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आकाश अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा, जिसे सुन आकाश की भौहें तन गई। आकाश फोन की स्क्रीन को देख फोन उठाता है और अपनी रौबदार आवाज में बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? जिसे सुन फोन के दूसरी तरफ से किसी आदमी के हंसने की आवाज आए, हा हा हा। आकाश रघुवंशी, काली दुनिया का बादशाह, मुझे लगा नहीं था कि वो इतना अग्रेसिव हैं। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, वैसे तुम पूछोगे तो नहीं, लेकिन मैं खुद ही बता देता हूँ। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया था, क्या तुम्हें मेरा भेजा गिफ्ट मिला? आकाश चुप रहकर उसकी बातें सुन रहा था। तभी दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, वो क्या है न, अब तुमने तो शादी कर ली और अपने सबसे बड़े दुश्मन को बुलाया नहीं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने सबसे प्यारे दुश्मन को कोई गिफ्ट भेजें। वो क्या है ना, अब तुम अकेले तो रहे नहीं, इसलिए इसकी एक कॉपी मैंने मेरी, मतलब तुम्हारी जान को भी भेज दी है। तभी वो आगे बोला, अब सोचो जब तुम्हारी बीवी जब ये फोटो देखेगी तो क्या होगा। इतना बोलकर वो सीटी बजाने लगा। जैसे जैसे आकाश उसकी बातें सुन रहा था, वैसे वैसे आकाश का गुस्सा बढ़ रहा था। गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस गई थी। वहीं आकाश के बढ़ते गुस्से की देख आदि और अमन की हालत खराब हो रही थी। तभी आकाश बोला, तुझे क्या लगता है तेरी इन बचकानी हरकतों से कुछ होगा? तभी फोन के दूसरी तरफ से उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा, जिसे सुन आकाश की आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से में अपने सामने रखी कांच की टेबल पर जोर से हाथ मारा, जिसके लगते ही वो टूट गई। वहीं आकाश के हाथ से अब खून निकल रहा था, लेकिन इससे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
वहीं खून देख अमन और आदि डर गए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी से होटल के सामने 3 सुंदर लड़कियां जिन्होंने पूरे काले कपड़े पहन रखे थे, जिसमें तीनों डेविल लग रही थी। आंखों में काला चश्मा, बाल खुले जो हवा में लहरा रहे थे। उनका चेहरा काले मास्क से ढका हुआ था। उनका पूरा ऐसा था जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तीनों ही बला खूबसूरत लग रही थी। तीनों चलकर होटल के अंदर गई। वहीं उनके पीछे कुछ काले कपड़े पहने हुए आदमी थे, जो उनके पीछे चल रहे थे। तीनों ही होटल के अंदर चली गई। वहां मौजूद लोग बस उन्हें ही देख रहे थे। उन्हें देख सबकी नज़र उन पर ठहर गई थी। वहीं वो तीनों सबको अगनौ कर अपने स्वैग के साथ अंदर चली जा रही थी। कुछ लोग उन्हें लालच भरी नज़रों से देख रहे थे तो कुछ उन्हें वहां देखकर डर रहे थे। उनको देख होटल का मैनेजर भागते हुए उनके पास आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जिसे देख आसपास के लोग हैरान थे। तभी वहीं भीड़ के बीच खड़ा एक आदमी उन्हें देखकर बोला, ये लड़कियां कौन है? जिससे होटल का मैनेजर भी डर रहा है। जिस पर उसके बगल में खड़ा आदमी उसे शांत रहने का इशारा करते हुए धीमी आवाज में बोला, तुमने त्रिदेवियों के बारे में सुना है? जिस पर उस आदमी ने लापरवाही से कहा, हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। वो मुंबई की लेडी गैंगस्टर हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जिस पर उस आदमी ने कहा, ये तीनों वही है। जिसे सुनते ही उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई और वो अपने सामने खड़ी लड़कियों को देखने लगा, जो बुरे लोगों के लिए यमराज और अच्छे लोगों के लिए फरिश्ता थी। वहीं होटल का मैनेजर डरते हुए उनके पास आया और डरते हुए बोला, आप यहाँ, अगर आपको कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। मैनेजर की बात सुन एक आदमी उनके पीछे से निकलकर बाहर आया, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, जो दिखने में काफी सुंदर था, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने सामने आकर मैनेजर से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैनेजर के रोंगटे खड़े हो गए। आगे की कहानी में क्या होगा? आखिर आकाश को किसका कॉल आया था और उसने आकाश को ऐसा क्या कहा? और वानी, साक्षी और रूपाली के साथ क्या करने वाली है? आखिर कौन है त्रिवेणिया? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। होटल का मैनेजर डरते हुए उनके पास आया और डरते हुए बोला, आप यहाँ, अगर आपको कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। मैनेजर की बात सुन एक आदमी उनके पीछे से निकलकर बाहर आया, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, जो दिखने में काफी सुंदर था, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने सामने आकर मैनेजर से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैनेजर के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर शांत रहने के बाद मैनेजर अपने चेहरे के डर को छुपाते हुए बोला, ऑक्सर आइए। इतना बोल वो सबको अपने पीछे आने का इशारा करता है। होटल के रूम नंबर 506 के बाहर सब आकर रुकते हैं। वो एक नज़र अपने पीछे खड़ी त्रिदेवियों को देखता है। तभी उनके पीछे खड़ा आदमी उसे वहां से जाने का इशारा करता है, जिसके मिलते ही वो वहां से ऐसे भागता है मानो उसके पीछे भूत पड़ गया हो। उसके जाने के बाद उन 3 लड़कियां में एक लड़की बोली, रौनक। इतना बोलना था कि उनके पीछे खड़ा आदमी सामने आता है और उनके लिए दरवाजा खोलता है। उसके बाद चारों कमरे में अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचते ही उनकी नज़र सामने बिस्तर पर जाती है, जहां एक लड़की लेटी थी, जो खुद को ब्लैंकेट में कवर करके सो रही थी, जिसे देख तीनों लड़कियों के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। तीनों लड़कियां जाकर वहीं पास में रखे सोफे पर बैठ गई और उसे घूरने लगी। कुछ ही देर में रूपाली की नींद खुल जाती है।
जैसे ही रूपाली को अपने ऊपर किसी की नज़रों का एहसास होता है और वो अपना सर उठाकर सामने देखती है, जहां देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें दिखने लगी थी। रूपाली ने अपने सामने बैठी लड़कियों को देखते हुए हकला कर कहा, तुम लोग कौन हो और मैं मेरे रूम में क्या कर रही हो? वहीं सामने बैठी लड़कियां उसे डरा हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। उनका ऑरा रूपाली को डरा रहा था। वहीं रोनित जो उनके बगल में खड़ा था, उसने रूपाली की तरफ एक लिफाफा बढ़ा दिया, जिसे रूपाली डरते हुए लेती है और उसे डरते हुए खोलती है, जिसे देखते ही उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। उसमें इसकी और मिस्टर मेहता के साथ इंटीमेट होने की फोटोज थी, जिसे देख रूपाली का चेहरा डर से काला पड़ गया। वो डरते हुए बोली, तुम लोग क्या चाहते हो? कहते हुए रूपाली खुद को ब्लैंकेट के अंदर छुपाने लगती है, जिसे देख उन लड़कियों में से एक लड़की खड़ी हुई और रूपाली के तरफ जाते हुए बोली, तुझे बहुत शौक है ना दूसरों के पति पर डोरे डालने की? जिस पर रूपाली डरी आवाज में बोली, तुम किस बारे में बात कर रही हो? जिस पर उस लड़की ने कहा, आकाश रघुवंशी याद है तुम्हें? आकाश का नाम सुनते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। वो अपने सामने खड़ी लड़की की आंखों में देखने लगी, जो गुस्से से लाल हो चुकी थी, जिन्हें देखते हुए रूपाली डरी आवाज में बोली, वानी। जिसे सुन वानी मुस्कुराकर अपने चेहरे पर लगा मास्क हटाती है और बोलती है, तुम तो बहुत शातिर निकली, वरना मुझे लगा था कि। वानी की बात को बीच में काटते हुए ही रूपाली बोली, मुझे माफ कर दो, वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। जिस पर वानी बोली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरे पति पर अपनी गंदी नज़र डाली, इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। जिसे सुन रूपाली डर से कांप गई। तभी वानी अपने पीछे खड़े रोनित की तरफ देखकर कुछ इशारा करती है, जिसके मिलते ही रोनित अपना सर हाँ में हिलाकर कमरे से बाहर चला जाता है। जिसे जाते देख रूपाली और ज्यादा डर गई। इस समय उसे वानी के रूप में अपनी मौत नजर आ रही थी। वहीं वानी के साथ जो दो और लड़कियां आई थी वो खड़ी हुई और रूपाली के पास खड़े होकर उसके ऊपर तरस खाते हुए बोली, चुचुचू बेचारी, अब पता नहीं इसके साथ क्या होगा। इतना बोल दोनों हंसने लगी। वही रूपाली अपने डर को छुपाते हुए बोली, देखो अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ करने से तुम रियल मास्टरमाइंड को ढूंढ लोगी? कभी नहीं, और वो आज नहीं तो कल आकाश को मार डालेगा। और रूपाली की बातें सुनकर वानी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया था। वो गुस्से में रूपाली का जबड़ा पकड़ती है और उसे जोर से दबाते हुए अपने पास खींचकर बोलता है, तुझे क्या लगता है तेरी खोखली बातों से तू बच जाएगी? और रही बात उसके दुश्मन की, तो अब उसे उससे पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके सामने वानी आकाश रघुवंशी खड़ी है। इतना कहकर वानी एक झटके से उसको छोड़ देती है। वहीं रूपाली की सांसें ही रुकने वाली थी। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तभी पीछे खड़ी लड़की रूपाली को उसके बालों से पकड़ती है और कहती है, अभी तो ये शुरुआत है मेरी जान, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। उसने इतना बोला ही था कि तभी कमरे में रोनित वापस आता है, जिसे देख रूपाली का शरीर डर से कांपने लगा। वहीं दूसरी तरफ आकाश के केबिन में आकाश गुस्से में अपने फोन को दीवार पर दे मारता है, जिसे देख अमन और आदि दोनों खड़े हो जाते हैं और आकाश के पास जाकर पूछते हैं, ब्रो क्या हुआ? जिस पर आकाश उनसे बिना कुछ बोले गुस्से में अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। जिसे ऐसे जाते देख दोनों परेशान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ मीरा के अपार्टमेंट के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज कार खड़ी थी, जिसे वहां से गुजरने वाले लोग देख रहे थे, क्योंकि उनकी कॉलोनी में इतनी एक्सपेंसिव कार पहली बार को जाई थी।
सब उस कार को देख रहे थे और उसकी फोटो खींच रहे थे। वही कार के अंदर एक हैंडसम आदमी इन सब को इग्नोर कर मीरा के अपार्टमेंट की बालकनी को देख रहा था, जहां मीरा अपने कपड़े सुखा रही थी। उसके बाल गीले थे जिनसे अभी भी पानी टपक रहा था, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी नहाई हो। वो बिना अपनी पलकें झपकाए मीरा को देख रहा था। मीरा को देख उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वहीं इन सब से अनजान मीरा खुद में मगन अपने कपड़े तार पर डाल रही थी और साथ के डांस कर रही थी, जिसे देख उस आदमी के चेहरे में मुस्कान आ गई। वो अभी मीरा को देख ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। रिंग सुन वो अपना फ़ोन देखता है जिसमें लिटिल मास्टर फ्लैश हो रहा था, जिसे देख उस आदमी का मुंह बन जाता है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे यार, ये लोग मुझे चैन से मेरी जान को भी नहीं देखने देते। कहते हुए वो कॉल उठाता है कि तभी दूसरी तरफ से अमन की आवाज़ आती है, अबे सोम के बच्चे कहाँ है तू? यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये हैंडसम आदमी कोई और नहीं सोम था, जो अपने काम को छोड़ मीरा को एक बार देखने आया था। अमन की बात सुन सोम लापरवाही से बोला, अब क्या हो गया? जिस पर अमन बोला, बिग ब्रो को किसी का कॉल आया था और वो उसके बाद गुस्से में अकेले ही ऑफिस से कहीं चले गए। जिसे सुनते ही सोम हड़बड़ाकर बोला, क्या बॉस कहाँ चले गए और तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? जिस पर अमन झल्लाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है वो गुस्से में किसी की सुनते हैं? जिसे सुन सोम परेशान हो गया। तभी आदि की आवाज आई, तुम वो सब छोड़ो और जाकर उसे देखो। इतना बोल आदि कॉल काट देता है। वहीं कॉल कटते ही सोम अपना सर पकड़ लेता है और खुद से बोलता है, अरे यार, पिछली बार सिर ने गुस्से में अपनी कार जला दी थी, अब इस बार वो क्या करेंगे? सोम आगे बोला, हो ना हो उनके गुस्सा होने के पीछे उस कपाड़िया का हाथ ही होगा। अब एक बार मुझे वो मिल जाए, मुझे उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला देने हैं। इतना बोल सोम गहरी सांस लेता है और फिर एक नज़र सामने खड़ी मीरा पर डालता है, जो अपनी बालकनी से उसी की तरफ देख रही थी। लेकिन कार के ब्लैक ग्लास होने के कारण उसे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सोम मीरा को देखते हुए खुद से बोला, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आऊँगा तुम्हें अपना बनाने, और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास जरूर दिलाऊंगा। इतना बोल मीरा को देख मुस्कुराते हुए सोम वहां से चल गया। वही मीरा को देखते हुए खुद से बोली, वाह, हमारी छोटी सी कॉलोनी में इतनी महंगी कार। फिर गहरी सांस लेकर खुद से आगे बोली, हम तो बस उसके सपने देख सकते हैं। खैर, लेकिन हमें क्या, हमारे लिए तो हमारी बसंती ही ठीक है। मीरा ने अपनी स्कूटी का नाम बसंती रखा था। उसके बाद मीरा अपने कमरे में जाती है और आईने के सामने खड़ी होकर कंघी से अपने बाल सुखाने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने होठों पर जाती है, जिसे देखते ही उसे कल रात सोम की किस याद आ गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन खुद को संभालते हुए मीरा खुद से बोली, कंट्रोल मीरा कंट्रोल, तुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। लेकिन फिर भी मीरा के दिल और दिमाग में सोम का चेहरा ही आ रहा था। तभी मीरा खुद से बोली, तू ऐसा नहीं सोच सकती। कहते हुए अपना सर झटकती है और खुद से बोलती है, चल मीरा, सब बातें छोड़ और लग जा काम पर। इतना बोल वो अपना लैपटॉप उठाती है और अपने लिए उसमें जॉब्स ढूंढने लगती है। मीरा सा सपना बड़ी सी कंपनी में काम करना था, ताकि वो खूब पैसे कमा सके। मीरा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही थी कि तभी उसकी नज़र एक नोटिफिकेशन पर पड़ी, जिसे देख उसकी आंखों में चमक आ गई। मीरा खुश होते हुए बोली, रघुवंशी कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट सेक्रेटरी की जॉब। इतना बोलकर मीरा खुशी खुशी उस जॉब के अप्लाई कर देती है और बहुत खुश होती है और उनके रिप्लाई का वेट करने लगती है। तो आगे की कहानी में क्या होगा,
वानी रूपाली के साथ की करने वाली है। आकाश कहाँ गया? और क्या मीरा को रघुवंशी कॉर्पोरेशन में जॉब मिलेगी या होगा कुछ और? मीरा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही थी कि तभी उसकी नज़र एक नोटिफिकेशन पर पड़ी, जिसे देख उसकी आंखों में चमक आ गई। मीरा खुश होते हुए बोली, रघुवंशी कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट सेक्रेटरी की जॉब। इतना बोलकर मीरा खुशी खुशी उस जॉब के अप्लाई कर देती है और बहुत खुश होती है और उनके रिप्लाई का वेट करने लगती है। करीब 10 मिनट बाद उसके लैपटॉप पर एक रिसीव मेल आता है, जिसे मीरा खोलकर देखती है, जिसे देख वो खुशी से उछल पड़ती है। मीरा का सीवी सेलेक्ट हो चुका था, उसे कल इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जिसे देख मीरा खुशी से नाचने लगी। मीरा खुश होते हुए बोली, ये यूं मीरा की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वहीं दूसरी तरफ होटल रूम में रूपाली की नज़र सामने दरवाजे की तरफ जाती है, जिसे देख वो डर जाती है, क्योंकि वहां रोनित खड़ा था और उसके साथ मिस्टर मेहता था, जिसे उसने पकड़ रखा था। मिस्टर मेहता को देख रूपाली डर गई थी। वहीं कुछ ही देर में वहां मिस्टर मेहता की वाइफ भी आ गई थी, जो अपने पति को घूरकर देखती है और उसे एक तमाचा खींचकर लगाते हुए बोलती है, तुम कमीने इंसान, तुमने मुझे चीट किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर मिस्टर मेहता मिसेज मेहता के पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने इस रूपाली के कहने पर किया। इसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था और मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। जिसे सुन रूपाली हैरान रह गई। वहीं ये देख वानी तंज कसते हुए बोली, तुझे की लगता है तेरी बातों का यहाँ किसी पर असर होगा? तभी मिसेज मेहता रोते हुए वानी से बोली, इस कमीने को मेरी नज़रों से दूर ले जाओ और इसे ऐसी सजा देना कि पूरी जिंदगी उसे याद रखे। जिसे सुन वानी पास में खड़े गार्ड्स मिस्टर मेहता को ले जाने का इशारा करती है। वहीं मिस्टर मेहता रोते हुए माफ़ी मांग रहा था, लेकिन उसकी वहां कोई भी नहीं सुनता। वहीं अब रूपाली की डर से हालत खराब हो चुकी थी, वो कांप रही थी। जिसे देख वानी बोली, इसे भी अपने अड्डे में लेकर जाओ और इसकी ऐसी हालत करना कि आगे से कोई भी लड़की किसी दूसरे के पति पर डोरे डालने से भी डरे। वानी के इतना बोलते ही कुछ गार्ड्स आए और रूपाली को लेकर चले गए। सबके जाने के बाद वानी रोनित से बोली, यहाँ की खबर बाहर ना जाए। जिसे सुन रोनित अपना सर हाँ में हिलाता है। उसके बाद तीनों वहां से चली गई। कामे वानी मुस्कुराते हुए बोली, सो गर्ल्स, कैसा रहा आज का दिन? जिस पर दोनों लड़कियां एक साथ अपने चेहरे पर लगे मास्क को हटाते हुए बोली, बहुत अच्छा। जिसे सुन वानी दोनों को देखकर शातिर मुस्कान मुस्कुरा दी। ये दोनों लड़कियां रूही और साक्षी थी। उसके बाद तीनों मस्ती करते हुए अपने घर की तरफ निकल गई। दूसरी तरफ एक कार 120 की स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी, जो हवा को चीरती हुई कहीं का रही थी। आकाश गुस्से में था, जिसके चेहरे पर गुस्सा और फिक्र दिख रही थी, जो जल्द से जल्द कहीं पहुंचना चाहता था। कुछ देर बाद रघुवंशी पैलेस में वानी, साक्षी और रूही तीनों हॉल में बैठी थी और बातें कर रही थी। कुछ देर बातें करने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में चली गई। वहीं तभी एक का आकर रघुवंशी पैलेस के सामने आकर रुकी और उसमें से आकाश बाहर निकला। वो जल्दबाजी में दिख रहा था, जिसे देख सब हैरान थे। वहीं सबको इग्नोर कर आकाश सीढ़ियों की तरफ चला गया। आकाश जाकर जोर से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, जिसे ऐसे देख अंदर बेड पर लेटी वानी डर से उठकर बैठ गई और अपनी बड़ी आंखों से सामने की तरफ देखने लगी। वो आकाश की सामने देखकर हैरान थी। वहीं आकाश की नज़र जैसे ही वानी पर गई, मानो उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया।
वानी अभी आकाश को देख ही रही थी कि तभी आकाश पलक झपकाते ही वानी के पास आकर उसे टाइट हग कर लेता है। आकाश का बर्ताव वानी को अजीब लग रहा था। वहीं की बाहों में आकाश को सुकून मिल रहा था। आकाश को परेशान देख वानी उसका सर सहलाती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। फिर कुछ देर बाद जब आकाश उससे अलग होता है तो वानी उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ उससे पूछती है, आकाश क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? इससे पहले आकाश कुछ बोल पाता कि तभी कमरे में साक्षी, अमन, आदि, रूही और सोम आ गए। चारों खौफ रहे थे, जिसे वानी सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी वानी सबकी तरफ देखकर पूछती है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर अमन बोला, भाभी साक्षी ने मुझे कॉल करके बताया कि ब्रो गुस्से में घर आए हैं, इसलिए हमें लगा। इतना बोल अमन शांत हो गया। दरअसल जब आकाश गुस्से में घर आया था तब रूही और साक्षी ने उसे देख लिया था, जिसे देख दोनों डर गई। इसलिए वो अमन को कॉल करके सारी बातें बता देती है और अमन और आदि तूफान का देवता बनकर तुरंत ही वहां पहुंच जाते हैं, जिसे देख साक्षी और रूही थोड़ी हैरान और शॉक होती है। लेकिन अभी इस बात को ज्यादा ध्यान न देकर वो सीधा आकाश के कमरे की तरफ भागते हैं। वानी कंफ्यूज लग रही थी। वहीं सबको आकाश और वानी को ऐसे करीब देख अजीब लग रहा था। जब वानी सबकी नज़रों को देखती है तो उसे एहसास होता है और वो जल्दी से आकाश से दूर होकर खड़ी हो जाती है। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वहीं आकाश सबको गुस्से में घूर रहा था क्योंकि इस बार भी वो उनके बीच कबाब में हड्डी साबित हुए। वहीं अमन, आदि और सोम आकाश को देखकर थोड़ा रिलैक्स हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं आकाश गुस्से में रोहन कापड़िया को मारने ना चला जाए। आकाश तभी सबसे कहता है, अब कमरे से बाहर जाओ, मुझे वानी से कुछ बात करनी है। जिस पर अमन आकाश को चिढ़ाते हुए बोला, हाँ भाई चलो चलो, ब्रो और भाभी माँ को कुछ पर्सनल बातें करनी है। इतना बोल अमन अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था, जिसे समझते हुए आकाश उसे घूरता है। तभी रूही मुस्कुराकर वानी को भी करती है और वहां से आदि का हाथ पकड़कर जाने लगती है। अचानक से रूही के टच करने से आदि को करंट से लगता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। आदि रूही का चेहरा देख रहा था, जिसमें इस समय बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखते हुए आदि कब आकाश और वानी के कमरे से बाहर चला गया उसे पता ही नहीं चला। वहीं सोम आकाश को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बॉस मैंने आज आपकी सारी मीटिंग्स कैंसल कर दी है, सो लेट्स एंजॉय। इतना बोलकर सोम भी कमरे से बाहर निकल गया। वहीं अमन का जाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन साक्षी उसे जैसे तैसे खींचकर अपने साथ ले ही जाती है। सबके जाने के बाद पहले आकाश कमरे का दरवाजा अंदर से लगाता है, ताकि दोबारा से कोई भी उनके कमरे में आकर उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या मीरा को रघुवंशी कॉर्पोरेशन में जॉब मिलेगी? और आकाश और वानी अब क्या करेंगे? रोहन कापड़िया की आखिर आकाश से क्या दुश्मनी है? सोम आकाश को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बॉस मैंने आज आपकी सारी मीटिंग्स कैंसल कर दी है, सो लेट्स एंजॉय। इतना बोलकर सोम भी कमरे से बाहर निकल गया। वहीं अमन का जाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन साक्षी उसे जैसे तैसे खींचकर अपने साथ ले ही जाती है। सबके जाने के बाद पहले आकाश कमरे का दरवाजा अंदर से लगाता है, ताकि दोबारा से कोई भी उनके कमरे में आकर उन्हें डिस्टर्ब ना करे। आकाश को कमरे का दरवाजा बंद करते देख वानी बोली, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? बाहर सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जिसे सुन आकाश के चेहरे पर शैतानी लेकिन प्यारी मुस्कान आ गई। आकाश वानी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि बंद कमरे में क्या होता है?
आकाश वानी को परेशान कर रहा था। वहीं वानी अपने कदम पीछे ले रही थी। आखिर में वो जाकर दीवार से सट गई और आकाश उसके सामने खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। वानी जैसे ही भागने की कोशिश करती है वैसे ही आकाश उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख देता है और जिससे वानी भाग नहीं पाती। वानी को शर्म आ रही थी, वो अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। जिसे देख आकाश अपने मन में बोला, तुम्हें अपने पास देखकर पता नहीं क्यों दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। इतना बोल आकाश वानी का सर ऊपर कर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। वहीं वानी भी उसका साथ दे रही थी। वानी के हाथ अब आकाश के बालों पर थे। वहीं आकाश उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर हॉल में आने के बाद आदि अपने सेंस में वापस आता है। जब उसे एहसास होता है कि रूही ने उसका हाथ पकड़ा था तो वो झटके से अपना हाथ उससे छुड़ा लेता है। आदि रूही के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती पराये मर्द का हाथ ऐसे पकड़ते हुए? जिस पर रूही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए आदि की तरफ बढ़ती है और अपनी कर्कश आवाज में कहती है, सॉरी मिस्टर आदित्य, लेकिन मैंने किसी पराये मर्द का नहीं अपने होने वाले पति का हाथ पकड़ा है और मुझे तो कहीं से गलती नहीं लगता। रूही आदि के बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी, जिसे देख आदि की सांस उसके गले में अटकने लगी। आदि हकलाते हुए बोला, तो अभी पति बना नहीं हूँ। आदि को ऐसे हकलाते देख रूही कुछ देर उसे देखने के बाद हंसने लगी। रूही को अचानक से हंसता देख आदि कंफ्यूज हो गया। इससे पहले आदि रूही से कुछ पूछ पाता, रूही हंसते हुए बोली, हालत देखो अपनी, कैसे पसीने से भीग चुके हो। रूही हंसते हुए आगे बोली, कहीं तुमने सच तो नहीं मान लिया? जिसे सुन रूही हंसने लगी। रूही को हंसते देख अब आदि को गुस्सा आने लगा था। आदि रूही की बाहों को कसकर पकड़ता है, जिसके ऐसा करते ही रूही सहम जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदि की आंखों में देखती है, जिसे देख आदि के चेहरे पर सरकाइटिस्ट स्माइल आ गई। वो तिरछी मुस्कान के साथ रूही को देखता है और कहता है, व्हाट हैपेंड बेबी? इतना बोल आदि रूही के होठों की तरफ झुकने लगा, जिसे देख रूही के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रूही को देखकर आदि मुस्कुराता है और फिर रूही के कानों पास झुककर धीमी आवाज में बोला, बेबी क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें किस करूं? आदि की बातें सुन रूही का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रही थी, जिसे आदि भी सुन सकता था। रूही की आंखें अभी बंद ही थी कि तभी आदि जोर जोर से हंसने लगा। आदि के हंसने की आवाज से रूही अपनी आंखें खोलती है और गुस्से में आदि को घूरने लगती है, जैसे अभी उसका सारा खून पी जाएगी। वही रूही का लाल चेहरा देख आदि बोला, बेबी कैसा लगा मेरा मजाक? इतना कहकर रूही के सर पर अपनी उंगली से टैप करके हंसते हुआ वहां से जाने लगा। वहीं रूही गुस्से में अपने पैर पटकते हुए बोली, तुम चिल गो जे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वहीं आदि बिना पलटे उसकी बातों का जवाब देते हुए बोला, बेबी ये जान तो तुम्हारी है, जब चाहे तब ले लेना। आदि की बात सुनकर रूही 1 मिनट के लिए शॉक हो गई, लेकिन वो जल्दी ही अपने ख्यालों को झटकती है और अपने कमरे से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी और अमन के कमरे में साक्षी अमन को जबरदस्ती अपने कमरे में लेकर आती है, जिससे चिढ़कर अमन खुद को छुड़ाते हुए बोला, क्या यार तुम क्यों मुझे वहां से लेकर आई? अगर भाई ने गुस्से में भाभी के साथ। अमन अभी बोल ही रहा था कि तभी उसकी बोलती बंद हो गई और उसकी आवाज उसके गले में ही रह गई, क्योंकि साक्षी ने अपने होठों से उसके होठों को बंद कर दिया था। साक्षी के अचानक से अमन को किस करने से अमन बिल्कुल शॉक रह गया।
वहीं साक्षी अमन को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को चूमे जा रही थी। अब अमन भी अपना कंट्रोल खो चुका था और वो भी अब साक्षी का साथ देने लगा। 15 मिनट की लॉन्ग किस के बाद जब दोनों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और एक दूसरे का सर टिककर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। जब दोनों नॉर्मल हुए तब अमन साक्षी की आंखों में देखकर उससे बोला, आई लव यू साक्षी। इतना बोल अमन साक्षी की गर्दन पर अपने होठ रखकर उसे किस और बाइट करने लगा, जिससे साक्षी के मुंह से आह निकल गई। उसके बाद दोनों बिस्तर पर थे और उनके कपड़े नीचे फर्श पर। दोनों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। साक्षी के कोमल बदन पर अमन खोता जा रहा था। जब दोनों थक गए थे तो अमन साक्षी के ऊपर ही सो गया। वहीं साक्षी भी अमन को अपनी बाहों में भरकर मुस्कुराती है। सोम अपने कमरे में बैठा अपने फ़ोन को देख रहा था जिसमें मीरा की फ़ोटो थी जो उसने तब ली थी जब मीरा बालकनी में थी। मीरा को देखते हुए सोम खुद से बोला, पता नहीं तुम में ऐसा क्या है, जब से तुम्हें देखा है मैं खुद को ही भूल गया हूँ। अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी गवारा लगता है, लेकिन जान बस कुछ दिन और यकीन मानो मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाकर रहूँगा। सोम फोटो को देखने के बाद अपना फ़ोन साइड में रखता है और अपने पास रखी फाइल को उठाकर पढ़ने लगता है, जिसे वो जैसे जैसे पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। पूरी फाइल पढ़ने के बाद सोम उसमें रखे सफ़ेद रंग के लिफाफे को उठाकर उसे खोलता है। उसमें कुछ फोटोज़ थी जिसे देख सोम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक फ़ोटो को अपने हाथ में पकड़ सोम उसे देखते हुए बोला, जान तुम्हारी मुस्कान कितनी प्यारी है। इतना मासूम कोई कैसे हो सकता है आज की दुनिया में। सोम अपने हाथ में पकड़ी फ़ोटो को देखकर सब बोल रहा था जो मीरा की थी। दरअसल सोम ने मीरा की इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। जिसने मीरा की इन्फॉर्मेशन सोम को दी थी उसने उसके साथ मीरा की कुछ फ़ोटोज़ भेजी थी। सोम के चेहरे पर मुस्कान थी। वो मीरा की तस्वीर को देखते हुए बोला, जान तुम्हें और मुझे एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। इतना बोल सोम खड़ा हुआ और किसी को कॉल करने लगा। कुछ रिंग जाते ही दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई, यस सर। जिसे सुन सोम सीरियस होकर बोला, उनका क्या हुआ? जिस पर फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हमने उन्हें उनके असली जगह पहुंचा दिया है, अब वो कभी भी मैम को परेशान करेंगे। जिसे सुन सोम के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान आ गई। सोम उसी मुस्कान के साथ सोम बोला, गुड। सोम कुछ सोचकर आगे बोला, इस बात का ख्याल रखना उसे कोई परेशानी ना हो। जिस पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ऑक्सतारानकेन। इसके बाद सोम कॉल काट देता है और कॉल कटने बाद सोम खुद से कहता है, मैं तुम्हें हर किसी से प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं दूसरी तरफ कापड़िया हाउस में पूरे हाउस में डर का माहौल छाया था। वहीं सोफे के बीचों बीच रखी बड़ी सी चेयर पर रोहन गुस्से में बैठा था। उसकी आंखें लाल थी। वो डरावना लग रहा था, जिसे वहां खड़े सभी लोग देखकर डर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए रोहन की कड़क आवाज आई, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे फार्म हाउस को आग लगाने की हिम्मत की। दरअसल रोहन ज़्यादातर अपने फार्म हाउस में रहता था, लेकिन आज वो किसी काम से बाहर था और इसी बीच किसी ने उसके पूरे फार्म हाउस पर आग लगा दी। साथ ही वहां जितने भी गार्ड्स थे सबको मार डाला था। रोहन की आवाज सुन वहां खड़े सब लोग अंदर तक कांप गए। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जिन्हें शांत देख रोहन गुस्से में चिल्लाते हुए दोबारा से बोला, मैंने कुछ पूछा है। जिसे सुन रोहन के सामने खड़े आदमियों में से एक आदमी डरते हुए आगे आया और अपना सर झुकाकर डरी आवाज में बोला, वो। अब इससे आगे भी कुछ बोलोगे या उसके लिए मुहूर्त निकलवाऊं? उस आदमी को हकलाते देख रोहन उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला,
रोहन की आवाज से उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। किसी को कुछ न बोलते देख रोहन का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। वो गुस्से में अपनी गन निकालता है और अपने सामने खड़े आदमी को शूट कर देता है, जिसके ऐसा करते ही वो आदमी जमीन और गिर जाता है। गोली सीधा उसके सर पर लगी थी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। कुछ ही देर में उस आदमी के आसपास की फर्श पूरी खून से लाल हो चुकी थी, जिसे देख वहां खड़े लोगों की सांसें ही उनके गले में अटक गई। अब उन्हें सांस लेने में भी डर लग रहा था। रोहन एक बार सबकी तरफ देखता है। सभी की नजरें नीचे देख रोहन अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए बोला, पता लगाओ किसका काम है ये। उसके बाद रोहन जमीन पर डली लाश को देखकर आगे बोला, और इस कचरे को साफ करो यहाँ से। इतना कहकर रोहन वहां से चला गया। रोहन के जाते ही सबने चैन की सांस ली। तभी उनमें से एक आदमी अपने पास खड़े गार्ड्स से लाश की तरफ इशारा करके बोला, जल्दी से साफ करो इसे। इतना बोल वो भी वहां से चला गया और कुछ लोग उस लाश को लेकर वहां से चले गए। वहीं रोहन अपने कमरे में आकर सामने लगी फोटो को देखने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। आगे की कहानी में क्या होने वाला है? आखिर सोम किसकी बात कर रहा था? क्या सोम मीरा की अपने प्यार का एहसास दिला पाएगा? रोहन के फार्म हाउस में आग किसने लगाई थी? क्या रोहन उसे ढूंढ पाएगा? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07